दोस्तों, मैं के मोहन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल आईएएस विद हरि मोहन पर। आज का जो वीडियो बनने वाला है इराक वॉर पर बनने वाला है। हालांकि इराक ने काफ़ी सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, कुछ आंतरिक भी लड़ी हैं, कुछ बाह्य भी लड़ी हैं। हम आज डिस्कस करने वाले हैं वैसे इराक और ईरान की लड़ाई, जो कि 1980 से 88 के बीच में हुई। हालांकि पूरे अंतराल के अंदर इराक में जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं उसके अंदर सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति ये सद्दाम हुसैन रहा है, जिसके अंदर शुरू से अंत तक की सभी लड़ाइयों में इसका इंडल्ज रहा है, इसका कोई ना कोई कारण या रीजन रहा है। तो उन परिस्थितियों में, क्योंकि ये तानाशाह था उस एरिया का, उससे पहले वाइस प्रेसिडेंट रहा उसी परिस्थितियों के अंदर, तो बेसिकली जो बात आती है वो युद्ध की सीरीज की शुरुआत आती है। अब इससे पहले हालांकि मैंने एक इरानियन रेवोल्यूशन जो है वो बना दिया है। अगर आप इस वीडियो को और अच्छे से समझना चाहते हैं और इराक और ईरान के बीच के डिस्प्यूट को समझना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को देख लीजिए और डिटेल में समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर भी आप इस चीज को देखिए तो मैं इस वीडियो के अंदर पूरा का पूरा ईरान की रेवोल्यूशन के अंदर जो जो पॉइंट्स है वो भी बताऊंगा, ताकि आपको ये वीडियो और अच्छे से समझ में आए। तो ये ईरान का नक्शा देख लीजिए, इसको हम आगे भी बताएंगे इसके इतिहास से संबंधित। उससे पहले दोस्तों, एज यूजुअल हमारा यूपीएससी का एक इंस्टीट्यूट है और हम एग्जाम्स की तैयारी कराते हैं। तो वीडियोस के लिए आप हमारे आईएएस विद हरिमोहन के साथ जुड़े रह सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए इसको। टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन देते रहते हैं, पीडीएफ सेंड करते हैं, तो आप यहां भी हमसे मिल सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम्स की यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो इन गिवन नंबर्स पर कॉल कीजिए। गाइडेंस और एडमिशंस की आप यहां पर पेनड्राइव क्लासेस ले सकते हैं। तो आज की वीडियो करते हैं शुरुआत। दोस्तों, सबसे पहले किसी भी राज्य की बड़ी लड़ाई या किसी भी राज्य के आप बेसिकली बड़े युद्ध देखना चाहते हैं तो युद्ध देखने से पहले आपको उसके आसपास का और ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप उस वीडियो को या उस लेक्चर को आसानी से समझ पाएंगे। सबसे पहली चीज देखिए, यहां पर ये इराक का ये वाला सेक्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। ये इराक का सेक्शन है जिसमें मौसूल, किर्क, बगदाद और अल बसर नाम के शहर दिखाई देंगे आपको। यहां पर दूर दूर तक ऊपर की साइड कोई समुद्र से कनेक्शन नहीं है, जिससे इराक में ऑलरेडी तेल भरमार पर होता है। देश में चौथे नंबर पर, विश्व में चौथे नंबर पर सबसे ज्यादा तेल बनता है, पाया जाता है। तो यहां से समुद्री रास्ते से तेल भेजना इंपॉसिबल है, और तेल भेजेगा तो या तो सीरिया पर या जॉर्डन पर या ईरान पर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। नीचे की तरफ आते हैं तो यहां पर एक छोटा सा देश दिखाई देगा, कुवैत। ये कुवैत जो है ये पर्सियन गल्फ के कोने पर है, तो यहां पर भी इसको ज्यादा रास्ता नहीं मिलता। हालांकि बहुत छोटा सा सेक्शन यहां पर मिलता है जहां पर समुद्र में इनको रास्ता मिल सकता है। ये जो रास्ता है ये बहुत छोटा है कि बड़े जहाज जो पानी के हैं यहां पर नहीं आ सकते। जब बड़े जहाज नहीं आ सकते तो इस परिस्थिति में इराक ने बिल्कुल यहां पर ही अपना एक आर्टिफिशियल पोर्ट बना रखा है, समुद्र के बिल्कुल कोने में, बिल्कुल पास में, और यहां पर अपने बड़े बड़े जहाजों को ऑयल फिल करके भेजना पड़ता है। तो ये जो अल बसर से इस ऑयल टैंकर तक काफी रास्ता बन जाता है, जो कि काफी दिक्कतों वाला है। अब इसको अपने तेल की रास्तों को बढ़ाने के लिए या तो कुवैत से जीतना पड़ेगा, भाई कुवैत को अपने कंट्रोल करना पड़ेगा, या ईरान से लड़कर ईरान का ये जो सेक्शन है ये सेक्शन अपने कंट्रोल में लेना पड़ेगा, ताकि ईरान से इसे रास्ते मिल जाए। खैर, ना तो ईरान इन्हें रास्ता देने वाला है ना ही कुवैत रास्ता देने वाला है, लेकिन दिमागी ख्याल तो यही है कि ये डिमांड्स है। तो खैर, अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर ये अपना बॉर्डर शेयर करता है दोस्तों तुर्की के साथ। यहां पर ईरान का बॉर्डर इसका काफी ऊपर तक चलता है। यहां पर सीरिया, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया हो गया, इसके बाद कुवैत हो गया, और ये सारा सेक्शन जो है ये सारे इसके बॉर्डर्स को क्रॉस करते हैं, टच करते हैं। अब जब बॉर्डर्स इतने बड़े बड़े देशों से हैं तो जाहिर सी बात है कि डिस्प्यूट्स तो सभी के साथ छोटे मोटे होते ही होते हैं।
आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। तो अब आती है बात ईरान के अंदर। तो ईरान की बात नहीं, अब हम इराक की बात कर रहे हैं। तो इराक के अंदर दो ही नदियां बनती हैं जो कि तुर्की नाम के शहर से आती है। इंग्लिश में टर्की और हिंदी में तुर्क या तुर्की कह सकते हैं। दोनों नदियां जो हैं, एक टिग्रिस और एक यूफ्रेटस जो नदी है, ये तुर्की से आती है और स्टार्टिंग के सीरिया को क्रॉस करती हुई बिल्कुल एंड तक यहां पर जुड़ती हैं। बड़ी बात यह है कि जो यूफ्रेटस और टिग्रिस जो हैं, दोनों ही नदियां बगदाद और इन सबको क्रॉस करते हुए एक इकट्ठा रास्ता यहां पर बना लेती है। इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे अभी। तो एक ही रास्ता बना लेती है और ये रास्ता जब आगे बढ़ता है दोस्तों, तो ये रास्ता जो है ये क्रॉस करती हुई गल्फ में यानी पर्सियन गल्फ में नदी आगे जाकर मिक्स हो जाती है। अब बात क्या आती है कि यहां से लेकर यहां तक एंड तक ईरान और इराक यानी इराक और ईरान दोनों का एक्चुअली में कोई बॉर्डर नहीं है। इस नदी को ही इन दोनों देशों ने बॉर्डर मान लिया है। इस नदी को ही इन दोनों देशों ने बॉर्डर मान लिया है और दोनों ही बॉर्डर्स अपने आपस में जुड़े हुए हैं और इस दोनों ही सेक्शन जो है इस बॉर्डर को इस्तेमाल करते हैं ऑयल सोर्सेज के लिए, क्योंकि यहां पर इराक में भी बहुत भारी मात्रा में तेल निकलता है, तो ईरान के इस सेक्शन में भी बहुत भारी मात्रा में तेल निकलता है। तो यहां पर इस तेल को सेल आउट करना होता है, विदेशों को बेचना होता है। तो विदेशों को बेचने के लिए यहां पर इस कॉमन रास्ते को इस्तेमाल किया जाता है। अब जो मोस्टली जो इराक के शहर हैं, ये सारे के सारे नदियों के किनारों पर बसे हुए हैं। जैसे मोंसूल देख लीजिए, मोंसूल के साथ साथ ये पूरा कोई भी शहर जाएगा, ये सारा बगदाद सारा का सारा बैठा हुआ है किसके ऊपर? टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदी के किनारे पर। अब बात आती है आगे कि भाई यहां पर हमने उसका कॉम्बिनेशन देखा, पड़ोसी देखे, पड़ोसी के बाद नदियों का सेक्शन देखा। अब बात आती है इस इराक के अंदर कितनी रिलीजियस एथनिसिटी है। अब रिलीजियस एथनिसिटी की बात करें तो सबसे बड़ा सेक्शन आता है ये ग्रीन कलर का, जो कि शिया अरब्स है। शिया अरब्स जो हैं ये ग्रीन वाला सेक्शन है, जहां पर डार्क ग्रीन है, ये डार्क ग्रीन सेक्शन जो है यहां पर ज्यादा भारी मात्रा में है और जो लाइट ग्रीन है यहां पर ये थोड़े कम मात्रा में है, लेकिन शियाज यहां पर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। शिया के बाद अब आपके पास आता है सुन्नी अरब। ये वाला सेक्शन जो है ये सुन्नी अरब का है। ये बात याद रखिएगा कि किसी भी देश के अंदर अगर शिया और सुन्नी एक साथ मिलते हैं तो उनका आपस में कभी भी अच्छे संबंध नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि सुन्नी चाहेंगे कि हमारा डोमिनेंस हो और शिया चाहेंगे हमारा डोमिनेंस हो, लेकिन डोमिनेंस उसी का होगा जिसका नंबर या मेजॉरिटी ज्यादा होगा। अब मेजॉरिटी अगर ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है उसी का ही डोमिनेंस रहेगा। अब इस पर आगे बढ़ते हैं। तो अब आता है 20% इस बड़े इलाके में आपको सुन्नी मिलेंगे, 60% इस ग्रीन वाले जोन के अंदर शिया मिलेंगे। ये आ जाती कुर्द की आबादी। ये कुर्द का जो सेक्शन है ये यहां से ये कुर्द है। हालांकि ये सुन्नी कुर्द जो है शुरू से ही काफी लड़ाकू मिजाज के रहे हैं। इन्होंने पूरे इराक के अंदर काफी लड़ाइयां लड़ी हैं दोस्तों। इतिहास इनका गवाह है कि इराक एक बार को पीछे हट गया, लेकिन ये कुर्द ने कभी भी लड़ाई पीछे नहीं हटी। कुर्द हमेशा बहुत भारी मात्रा में लड़ते रहे हैं। हालांकि इनकी जो टोटल आबादी रही है वो ज्यादा से ज्यादा 30 लाख की आबादी रही है, ज्यादा से ज्यादा। लेकिन इन्होंने 2014 के अंदर इन कुर्द ने पूरा का पूरा जो ऊपर वाला सेक्शन है ये जीत लिया और जीतने के बाद यहां पर अपना प्रोविंस स्थापित कर दिया। कुर्दों के बारे में कहा जाता है कि कुर्द वैसे संसार के जिस भी हिस्से में रहेंगे, जिस भी हिस्से में कुर्द की जो पॉपुलेशन होगी, थोड़ी सी भी मात्रा होगी, ये वहां पर कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। अगर बात करें कुर्द की, तो कुर्द जो है दोस्तों सीरिया के अंदर भी लड़ाई लड़ रहे हैं,
सीरिया में इनका काफी ज्यादा झगड़ा चल रहा है सिविल वार को लेकर। अगर सीरिया को छोड़ दिया जाए तो टर्की के अंदर भी कुर्द जो है इंसर्जेंसी लाते रहते हैं, आपस में झगड़ा करते रहते हैं। इराक की बात करें तो इराक के अंदर भी बहुत लंबे समय तक इन्होंने लड़ाइयां लड़ी, यहां तक कि सद्दाम हुसैन परेशान हो गया और परेशान होने के बाद भारी मात्रा में कुर्दों को मरवाया, गैस छिड़क दी, बहुत ज्यादा खुलेआम गोलियां चला दी, चैम्बर्स में बंद कर दिया। लेकिन फिर भी 2014 के अंदर लड़ लड़कर ये आगे निकल गए। 2014 के अंदर एक और कहानी हुई कि यहां पर ऊपर वाले सेक्शन में आईएसआईएस का यानी आईसिस का अटैक होता है। 2014 में अटैक होता है, इराक की जो गवर्नमेंट होती है इनसे लड़ने में फेल हो जाती है। जब फेल हो जाती है तो ये कुर्द उस समय में आगे आते हैं, आगे आकर इस आईएसआईएस से जीतते हैं, भिड़ जाते हैं और इन्हें आगे नहीं बढ़ने देते, क्योंकि आईएसआईएस भी उसी तरीके का एक आतंकवादी संगठन बन जाता है जिस प्रकार के ये कुर्द यहां पर अपने आप में बने हुए थे। तो 2014 के अंदर क्या करते हैं, ये जीत जाते हैं और जीतने के बाद इसे अपनी प्रोविंसेस घोषित कर देते हैं। यहां पर दोस्तों इनकी सरकार भी है, ध्यान रखिएगा, इनकी यहां पर एक सरकार भी है, यहां पर पूरा सिस्टम चलाते हैं, इलेक्शन करवाते हैं और पूरा का पूरा रूल चलाते हैं। यहां पर पूरा का पूरा रूल जो होता है नॉर्मल गवर्नमेंट के अनुसार होता है और वही पॉलिसीज फॉलो की जाती हैं जो नॉर्मल सभी देश फॉलो करते हैं। तो ये तो था कुर्द के बारे में। अब थोड़ा सा और जानते हैं, अब ये कुर्दिश की बात करते हैं। तो इराक और जो कुर्दिश है ये क्या चाहते हैं, इनका थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि आगे आपका जब इतिहास पता चलता रहेगा तो धीरे धीरे जुड़ाई होती जाएगी। जोड़ेंगे आप सीरीज को तो पता चलेगा। अब इराक और कुर्दिश की सिंपल सी लड़ाई है कि जैसे जैसे कभी सुन्नी अपनी ताकत दिखाते हैं, कभी शिया अपनी ताकत दिखाते हैं, तो कुर्दिश जो है ये अपना एक अलग प्रोविंसेस चाहते हैं क्लियर वर्ड्स के अंदर कि हमें ना तो तुम्हारे साथ जुड़ना है ना ही उनके साथ जुड़ना है, हमें सिर्फ और सिर्फ एक अलग से प्रोविंसेस दे दो ताकि हम अपना राज्य चला सकें। कुर्दिश जो है सदैव ऑटोनॉमी पाने के लिए अपना प्रेशर क्रिएट करते हैं। कहीं ना कहीं किसी समय के अंदर वर्ल्ड वॉर के समय में इनके यूएस के इन्वेजन की वजह से, अमेरिका के इन्वेजन की वजह से जो अमेरिका एंट्री करता है, तब भी ये बेसिकली एक ही डिमांड रखते हैं कि हमें हमारा प्रोविंसेस चाहिए। लेकिन जब जब इन्होंने आवाज उठाई इनको अंदर ही कुचल दिया गया, बुरी तरीके से इनको दफना दिया गया, लेकिन ये कभी हार नहीं माने। अब इनकी बारी बात करें तो इनकी बार बार बैटल होती है, बार बार बैटल के अंदर लड़ते हैं, इराक की सरकार से ऑटोनॉमी की डिमांड करते हैं लेकिन नहीं मिलती। 1961 के अंदर फिर से लड़ाई लड़ी जाती है, कुर्दिश की नहीं जीत पाते। 1970 के अंदर फिर से लड़ाई लड़ते हैं और 70 से 78 के बीच की जो लड़ाई होती है दोस्तों, इसमें सद्दाम हुसैन जो है 75,000 से 1 लाख कुर्दों पर गैस और आक्रमण कर देता है, गैस के गोलियां चलाता है, गैस चैम्बर्स छोड़ देता है और सैकड़ों लोगों को, हजारों लोगों को मार देता है। 1978 के अंदर यह माना जाता है कि कुर्द से इराक में सद्दाम हुसैन मदद मांगता है और यह चाहता है कि यह हमारी तरफ से लड़े, लेकिन ये कुर्द जो होते हैं, ये कुर्दिश जो हैं, क्योंकि इनके साथ शुरू से धोखा किया जा रहा है, इनको उठने नहीं दिया जा रहा, तो इन्होंने सद्दाम हुसैन की सहायता नहीं की। ना करने की वजह से 1974 के बाद जब ये फाइट होती है, तो जब वॉर का एंडिंग होने लगता है, तो इस बीच में सद्दाम हुसैन 75,000 से 1 लाख लोगों को मरवा देता है। अब क्या होता है, जब ये मरवा देता है तो ये कुर्दिश लोग अपनी खुद की एक मिलिट्री बना लेते हैं और इराक से ट्रूप्स के बहाने लड़ते रहते हैं। कुर्दिश जो है ऑटोनॉमस 1991 में हो चुके हैं। 1991 के अंदर इनकी खुद की एक गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट के बाद इन्होंने अपनी एक आर्मी भी बना ली है जिसे पेशमर्गा कहते हैं। पेशमर्गा जो है सदैव आगे रहे हैं किसी भी प्रकार के युद्ध में। जब इराक हारा 2014 में, तो इस पेशमर्गा आर्मी ने ही आईएसआईएस को पीछे हटाया, धकेला और उनसे बढ़िया तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया। असल में इन पेशमर्गाज की कोई ड्रेस नहीं है दोस्तों, नो ड्रेस, नो कोड्स, कोई ड्रेस नहीं है, कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, सिर्फ हथियार हैं, चलाना जानते हैं, इसके अलावा इनका कोई बैकग्राउंड नहीं है। पहले ये आतंकवादी थे, धीरे धीरे रिबेलियंस बने, रिबेलियंस के बाद अब ये अपने आप को आर्मी में कन्वर्ट कर चुके हैं।
अब कहानी आगे बढ़ती है, कहानी बढ़ती है भाई। अब सब कुछ जान लिया हमने, बैकग्राउंड जान लिया। बैकग्राउंड के बाद अब कहानी बढ़ती है लड़ाई की तरफ। लड़ाई जानने से पहले इसका 1906 के आसपास से शुरुआत करते हैं। 1906 से इसलिए शुरुआत करते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि किस राज्य पर किसका कंट्रोल कब आया, क्योंकि एक लंबे समय तक बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जिन पर ब्रिटेन का, कुछ राज्य ऐसे हैं जिन पर फ्रांस का कंट्रोल रहा। तो ऑटोमन की बात करते हैं। एक लंबे दौरान से, यहां से ऑटोमन का नक्शा हम ज्यादा डिटेल नहीं जाएंगे, बस इतना समझ लीजिए कि सन 1300 ईस्वी से लेकर एक लंबे अरसे तक ऑटोमन जो एम्पायर है उसकी जड़ें बहुत ज्यादा फैली हुई थी। यहां पर ब्राउन कलर देखेंगे तो ये छोटा सा ऑटोमन का अपना सेक्शन था, और बाकी यहां पर ये एक्विजिशन है, सब कुछ घेरी हुई जगह, सब जीते, घेर ली, छीन ली, अपना अधिकार जमा लिया। तो ये जो जो कलर्ड है, ये ब्लू कलर का पानी वाला सेक्शन छोड़ दीजिए, बाकी सारे सेक्शन पर ऑटोमन एम्पायर सेट हो जाता है। ऑटोमन एम्पायर सेट होता है, वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है। वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने के बाद में 1920 में ऑटोमन एम्पायर हार जाता है। ऑटोमन एम्पायर हारता है तो ब्रिटेन और फ्रांस से हारता है। ऑटोमन एम्पायर ब्रिटेन और फ्रांस से हारता है, तो हारने के बाद ये अपना जो रोल है और जो रूल है ये सारा फिनिश हो जाता है। ये रूल यहां पर ऑटोमन का फिनिश होता है, और ऑटोमन के रूल के फिनिश होने के बाद अब दो कंट्रीज आते हैं जो अपनी पावर को कंट्रोल और बाकी राज्यों पर अपना कब्जा जमाने लगते हैं। तो उस समय में ऑटोमन के मेनली कब्जे के अंदर जो मेन कंट्रीज थे उनमें से सबसे पहला कंट्री आता था जॉर्डन। जॉर्डन के बाद दूसरा कंट्री आता था सीरिया। सीरिया के बाद तीसरा कंट्री आता था इराक। इराक के बाद एक और कंट्री आता था सऊदी अरेबिया। इस प्रकार से ये कंट्रीज इसके अंडर में थे। अब जब ऑटोमन का राज्य गया तो कंट्रोल के राज्य जो देश थे वो भी फ्री हुए। ब्रिटेन ने धीरे धीरे कंट्रोल करना शुरू कर दिया। ब्रिटेन ने मेनली कंट्रोल किया इराक पर, मेनली कंट्रोल किया इराक पर, और भी सेक्शन पे किया, लेकिन उन्हें जीता और उधर अपने ही कंट्रोल की सरकार बनवा दी। अपने कंट्रोल की सरकार बनवा दी। यहां इराक में भी ब्रिटिश रूल जो था शुरुआत में सेट हुआ। सेट होने के बाद में यहां पर किंग फैजल की एक सरकार बनवा दी। अब जब यहां पर किंग फैजल की सरकार बनी तो किंग फैजल असलियत में देखने में यहां पे राजा था, लेकिन रूल जो चलता था वो रूल तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का ही चलता था। ये देखने में राजा था लेकिन इसकी असल में कोई वैल्यू नहीं थी। जॉर्डन और पैलेस्टीन के अंदर जो था पूरा सिस्टम अलग कर दिया था, सब उनको अलग आजादी दे दी थी भाई कि तुम हमारे कंट्रोल में काम करो। इराक पर जो था राजा बना दिया। ये राजा असलियत में बना भाई पपेट के आधार पर। पपेट का मतलब होता है कठपुतली, अंग्रेजों की हाथ की कठपुतली था। अब क्या हुआ, 1932 की बात है, काफी लंबे समय तक रहा भाई कठपुतली। अब इसको लगा कि भाई अंदर जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, तख्ता पलट हो सकता है, आप ब्रिटेन से आजादी ले लो। आजादी में बिना किसी पंगेबाजी के, बिना किसी झगड़े के बातचीत होती है, और बातचीत के बाद क्या होता है, इराक को इंडिपेंडेंस दे दी जाती है दिखावे के आधार पर। दिखावे के आधार पर इन्हें आजादी मिलती है, लेकिन असलियत के अंदर जो ब्रिटिश पेट्रोलियम होता है, जो कि पहले किसी समय में जो एंग्लो इराक पेट्रोलियम के नाम से था, एंग्लो इराक का जो पेट्रोलियम कंपनी थी उस पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। तो दिखाने के लिए आजादी मिल जाती है, लेकिन पूरा कंट्रोल अभी भी ब्रिटेन के हाथ में होता है। 1958 का समय आ जाता है भाई, यहां तक कोई समस्या नहीं आती, यहां तक कोई समस्या नहीं आती। इसमें हैशमाइट जो डायनेस्टी है वो बढ़िया तरीके से रूल कर रही होती है। बीच में 1932 से 58 के बीच में छोटे मोटे विद्रोह होते हैं, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको दबाने में कामयाब रहती है। यहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट दबाने में कामयाब रहती है, लेकिन 1958 के अंदर मिलिट्री कूप हो जाता है। मिलिट्री कूप हो जाता है। मिलिट्री कूप होने का मतलब लोग अंदर से चिढ़ चुके होते हैं, परेशान होते हैं, हैशमाइट डायनेस्टी को खत्म कर देते हैं यहां से, और डायनेस्टी को खत्म करके मिलिट्री रूल यहां पर लागू हो जाता है। मिलिट्री रूल का मतलब समझ लीजिए कि जिसके ऑर्डर पर पूरी की पूरी मिलिट्री
काम करने पर तैयार हो जाए, रूल करने पर तैयार हो जाए, कुछ भी करने को तैयार हो जाए, तो वहां पर मिलिट्री रूल स्थापित होता है और फाइनली हैशमाइट डायनेस्टी जो होती है वो यहां पर समाप्त हो जाती है। हैशमाइट डायनेस्टी के समाप्त होने के बाद मिलिट्री रूल चलता है। 1958 से 68 तक काफी बार अलग अलग पार्टी या लोग कोशिश करते हैं कि भाई दोबारा से किंग को बिठाया जाए, लेकिन इस बार 58 से 68 के बीच में किंग को नहीं बिठाया जाता, मिलिट्री रूल चलता रहता है और मिलिट्री जैसे तैसे करके सिस्टम को चलाती है। 1968 में इसी मिलिट्री के आधार पर बाथ पार्टी का BAATH बाथ पार्टी शुरू होती है। यह बाथ पार्टी शुरू होती है 1968 में और खत्म होती है कब? जब इन महाशय यानी सद्दाम हुसैन की मृत्यु हो जाती है। सद्दाम हुसैन की मृत्यु तक यह पार्टी रहती है। लगभग इस बाथ पार्टी की बात करें तो सबसे पहली बात ध्यान दीजिएगा कि बाथ पार्टी ने इराक के अलावा सीरिया पर भी काफी लंबा समय तक कंट्रोल रखा है। बाथ पार्टी का जो कंट्रोल था यह काफी जगह रहा। अब बाथ पार्टी का मतलब होता है पुनर्जागरण, रेनेसा, रिसरेक्शन, बदलाव, इंप्रूवमेंट। ये असल में अरब नेशनलिस्ट थे। अरब नेशनलिस्ट का मतलब अपने धर्म को बढ़ाने वाले, ज्यादा से ज्यादा इस्लाम को प्रमोट करने वाले, और इनका मानना था कि जितने भी अरब हैं उन सबको इकट्ठे होना चाहिए, नेशनलिस्ट होना चाहिए। ये असलियत में पूंजीवाद के खिलाफ थे, पूंजीवाद के खिलाफ थे। पूंजीवाद जिस जिस देश में था ये उससे नफरत करते थे, उनको पसंद नहीं करते थे। तो जो ये पार्टी थी, एक तो अरब नेशनलिस्ट थी और दूसरा सोशलिज्म की सपोर्ट इनको मिलती थी। सोशलिज्म यानी सामाजिकता। हालांकि ये सोशलिज्म जो होता है ये दिखाने के लिए होता है, लेकिन असलियत में अरब नेशनलिस्ट जो थे वो मेन रोल में थे। इनका मानना था कि जितने भी मुस्लिम या अरब कंट्रीज हैं उनमें नेशनलिज्म यानी नेशनलिस्ट होना चाहिए। नेशनलिस्ट का मतलब होता है कि कमियों को ना सुधारना, हमारा देश जैसा है हम उसी पर ही रहेंगे। अब दोस्तों पैट्रियोटिज्म और नेशनलिज्म में फर्क होता है। पैट्रियोटिक उसे कहते हैं जो देश की कमियों को सुधारने के लिए लड़ाई कर सकता है और देश की कमियों को सुधारता है। नेशनलिज्म जो होता है ये एक्सट्रीम लेवल ऑफ पैट्रियोटिज्म होता है जिसके अंदर देश में कितनी भी कमी हो हम सुधार नहीं सकते, लेकिन हमारे देश है और हम उन्हीं कमियों को सही मानते हैं, बिल्कुल गलत नहीं मानते। अब इन दोनों ने मिलकर बाथ पार्टी बनाई। बाथ पार्टी ने स्टार्टिंग के अंदर बहुत मेहनत करी। इसके जो सीनियर थे उस समय के अंदर बनाए गए अहमद हसन अल बकर जो थे इस पार्टी के मेन कर्ता धर्ता बनाए गए। जब ये बाथ पार्टी एक्चुअल में रूल में आई 1968 के अंदर, ये जो था अल बकर ये बना इस बाथ पार्टी का प्रेसिडेंट बना, और इनका प्रेसिडेंट बनने के बाद इनका वाइस प्रेसिडेंट बना सद्दाम और अल बकर बने क्या? प्रेसिडेंट बने। इन्होंने स्टार्टिंग में देश के अंदर बहुत इकोनॉमिक ग्रोथ की, बहुत प्रॉस्पेरिटी लाए, बहुत पैसा लाए। कैसे लाए? इन्होंने जैसे ही आए तो ऑयल पर पूरा का पूरा अपना कंट्रोल करने की कोशिश करी और जितनी भी पूरी बाहर की कंपनीज थी, जैसे ब्रिटेन की कंपनी थी, उनके कंट्रोल को धीरे धीरे कम कर दिया। इधर से ब्रिटेन का कंट्रोल कम हुआ और पार्टी का कंट्रोल बढ़ गया। अल बकर पार्टी जो थी, अल बकर जो पार्टी के मेन प्रेसिडेंट थे, इन्होंने खूब ऑयल का दोहन किया, खूब बेचा और तरक्की से तेजी आ गई। पूरे देश के अंदर बहुत ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ आई। अब इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती जा रही थी, लेकिन एक टाइम आया जब यहां पर ये जो दोनों व्यक्ति थे डिक्टेटर बन गए और डिक्टेटर बन के प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग गई देश के अंदर। प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। अब जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई तो देश की डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देने की जगह आंतरिक लड़ाइयां चलने लग गई। जैसे कुर्दों के साथ काफी ज्यादा लड़ाइयां चली, बहुत ज्यादा लड़ाइयां चली। इधर से जो अपने बाकी पार्टी के मेंबर्स थे ये सुन्नी थे और शिया और सुन्नी आपस में काफी झगड़े में रहते हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स में रहते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों के अंदर झगड़े हुए। इस बीच के अंदर 3 से 4 बार छोटे मोटे डिस्प्यूट्स को मिलाकर लड़ाई हुई। पहली लड़ाई ये रही,
दूसरी लड़ाई इसके बाद हम बताएंगे, यानी कि अफगान वॉर या जो भी आपकी इसकी सीरीज की वॉर्स है सारी हम बताएंगे। अफगान वॉर तो हालांकि नहीं है इसका हिस्सा, लेकिन सारी वॉर्स बताएंगे। तो अब काफी सारी लड़ाइयां हुई, तो इस वजह से प्रोग्रेस बिल्कुल रुक गई, और प्रोग्रेस रुकने के बाद इंटरनल पॉलिसीज की वजह से सिस्टम जो था वो गिरने लग गया था। अब सिस्टम गिरने लग गया था, इधर अल बकर हुसैन यानी अहमद हुसैन अल बकर की तबीयत खराब होती है, 10 साल तक लीड करता है, 10 साल को लीड करने के बाद तबीयत खराब, और तबीयत खराब होने के बाद उठाकर भेज दिया जाता है किन साहब को? सद्दाम हुसैन, जो ऑलरेडी अल बकर का वाइस प्रेसिडेंट होता है। अल बकर का वाइस प्रेसिडेंट होता है, 10 साल बाद ये यहां से आ जाता है। याद रखिएगा ये सुन्नी थे, ये सुन्नी थे। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्टर बताते हैं। सबसे पहली चीज ध्यान दीजिएगा, इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जितनी भी जगह पर रूल किया, हमेशा माइनॉरिटी को ही रूल पर बिठाया, जो मेजॉरिटी थी उसको कभी रूल पर बिठाया ही नहीं। मेजॉरिटी को अगर रूल पर बिठाते तो आने वाले कुछ समय में मेजॉरिटी होने की वजह से ब्रिटेन का रूल समाप्त हो जाता। इसीलिए ब्रिटेन ने अपना रूल सदैव कायम रखने के लिए और डिपेंडेंसी ताकि रहे, इन्होंने क्या किया? माइनॉरिटी को ही रूल में बिठाया। अब सुन्नी होने की वजह से जाहिर सी बात है प्रॉब्लम शिया से बहुत ज्यादा थी। तो अब आगे कहानी समझते हैं। टिकरित से ये इनका बॉर्न एंड बॉटअप है। असलियत में इनकी डेथ भी इसी टिकरित के अंदर हुई थी दोस्तों। जब ये पकड़े गए थे तो ये छिपे हुए थे बुरी तरीके से। 42 साल की उम्र में सबसे कम उम्र के अंदर ये प्रेसिडेंट बने थे, और प्रेसिडेंट भी डिक्टेटर की तरह बने थे। इन्होंने अपने कार्यकाल में लगभग 3 लड़ाइयां लड़ी और आंतरिक काफी सारे मुद्दे लड़े। अब इनके बारे में बोला जाता है ये परजिज के नाम से बड़े मशहूर थे, बदनाम थे असलियत में। परजिज का मतलब समझना है क्या होता है। परजिज का मतलब होता है जिस पर शक हो जाए कि भाई ये मेरा तख्ता पलट कर सकता है, मेरी सीट छीन सकता है, मुझे मरवा सकता है। अपना, चाहे वो ऑफिसर हो, चाहे वो रिलेटिव हो, चाहे इनके साथ खड़ा हुआ कोई सोल्जर हो, चाहे कोई भी हो। तो परजिज का मतलब होता है अपने डर की वजह से सद्दाम जो था अपने रिलेटिव्स का मर्डर करवा देता था। रिलेटिव्स के साथ साथ उन लीडर्स का भी मर्डर करवा देता था जो इसकी सपोर्ट में होते थे। अपने डर की वजह से सद्दाम हर उस व्यक्ति को मरवा देता था जिस पर इन्हें जरा सा भी शक होता था। जरा सा शक होता था तो जाहिर सी बात है कि ये क्या करते आ रहे हैं, उनको मरवाते आ रहे हैं। अब मरवाते आ रहे हैं तो इन्होंने काफी सारे परजिज किए। परजिज करने की वजह से जो रिबेलियंस थे, इन्होंने उन रिबेलियंस को बहुत जमकर खत्म किया, बुरी तरीके से समाप्त किया। शियाज जो मेजॉरिटी थे वो नहीं पसंद कर रहे थे सुन्नी का रूल। दूसरी बात, इनके जो करप्ट प्रैक्टिसेस थी, करप्ट प्रैक्टिसेस का मतलब जरूरी नहीं पैसे का नुकसान, करप्ट प्रैक्टिसेस का मतलब जो गलत गतिविधियां थी, प्रोसेस इनके सही नहीं चल रहे थे। तो इन्होंने क्या किया कि काफी सारे शियाज जो थे इनके विरोध में थे, और कुर्द जैसा कि मैंने बताया बहुत खतरनाक थे, तो कुर्द भी इनके विद्रोह में आ गए। अब कुर्द भी विद्रोह में थे और जाहिर सी बात है शिया भी इनके विरोध में आ गए। अब क्या हुआ, इन्होंने बुरी तरीके से मरवाया। इन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में इनके ऊपर हत्याओं के बहुत सारे आरोप हैं। इतने आरोप हैं कि इन्होंने अपने जीवन में शायद ही कहीं पर शांति दिखा के काम कराने का प्रयास किया होगा, क्योंकि डिक्टेटर थे और वन मैन आर्मी पर भरोसा करते थे। तो जाहिर सी बात है ये कभी भी शांति के पथ पर नहीं चले। आगे बढ़ा तो इनके कार्यकाल में बताया मैंने आपको कि 75,000 से 1 लाख लोगों को इन्होंने जेनोसाइड करवा दिया। अपने समय की सबसे ज्यादा वॉर इन्होंने लड़ी है। और वॉर के बाद जब 2003 में यूएस का इन्वेजन हुआ, यूएस को जबरदस्ती घुसना पड़ा। घुसने के बाद ये भागे हैं यहां से 2003 में, और पकड़े जाने के बाद में 3 साल बाद इनको मृत्यु की सजा मिली। तो ऐसा कार्यकाल रहा जिसमें इन्होंने बहुत ब्रूटलिटी फैलाई। ऐसा कोई सेक्शन नहीं था जहां पर इन्होंने उसे कुचला ना हो। तो यहां पर सद्दाम हुसैन की एंट्री की वजह से भी प्रॉब्लम्स पड़ी। अब
हमने सारे पॉइंट्स क्लियर किए, लेकिन मेन मुद्दा हमारा था वॉर का। वॉर कई लड़ी गई हैं, लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं पहली वॉर की, 3 में से पहली वॉर। इसके बाद हम बाकी वॉर्स भी बनाएंगे, जिसके अंदर हम धीरे धीरे सारी वॉर्स को कवर करेंगे। वॉर सीरीज है दोस्तों, ध्यान रखना है। तो अब पहले लड़ाई देखते हैं। लड़ाई जो लड़ी गई 22 सितंबर 1980 से 1988 अगस्त तक मानी गई। इसकी कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है, क्योंकि लड़ाई जो थी कहने का सीज फायर था, लेकिन दोस्तों बार बार आपस में झगड़े बढ़ रहे थे। तो यहां पर जो लड़ाई के रीजन बताते हैं बहुत सारे। सबसे पहला रीजन था सद्दाम हुसैन की जो आंतरिक आत्मा थी, वो क्या चाहती थी कि जरूरत से ज्यादा मेरे राज्य का विस्तार हो, मेरे कंट्री का विस्तार हो, मेरे व्यापार के रास्ते खुले, और मेरे को जो वाटरवेज का रास्ता नहीं मिल रहा है, मुझे वहां से काफी ज्यादा एस्केप मिले, मुझे जॉर्डन पर या फिर अलग अलग कंट्रीज पर डिपेंड ना होना पड़े, अलग अलग कंट्रीज पे डिपेंड ना होना पड़े। इसके लिए वो अपने रास्तों को बढ़ाना चाहता था पूरी तरीके से, और बढ़ाने के लिए इसके सामने सिर्फ एक ही चुनौती थी, जहां से थोड़ा सा रास्ता खुल रहा था, और वो था ईरान। ईरान जो था वो थोड़ा सा रास्ता इनके साथ शेयर करता था। ईरान के साथ रास्ता शेयर होता है, और ईरान के साथ जो मेन जो शहर है वो है कुर्रम शहर और आबादान शहर। ये 2 शहर हैं जिन पर शुरू से ईरान जो था इराक जो था कब्जा करना चाहता था। इराक कब्जा करके अपने रास्तों को खोलना चाहता था, ताकि ज्यादा से ज्यादा व्यापार के रास्ते खुले। लेकिन जो था ईरान जो था दोनों तरफ से ज्योग्राफिकल रास्तों में कैस्पियन सी पर भी मजबूत था, तो पर्शियन गल्फ पर भी मजबूत था। उसको तो काफी सारे रास्ते मिले हुए थे। रास्तों के साथ साथ उसके पास तो स्ट्रेट ऑफ हार्मोस भी था, कि अगर झगड़ा बढ़ता है तो वो स्ट्रेट ऑफ हार्मोस को रोक सकता था। आगे बात करें तो सद्दाम जो था फायदा उठाना चाहता था किस चीज का? ईरान के रेवोल्यूशन का। ईरान के रेवोल्यूशन का फायदा क्यों उठाना चाहता था, क्यों लड़ना चाहता था? बहुत साधारण सा रीजन है कि ईरान के अंदर जब झगड़ा चल रहा था, तो वहां के जो बेसिकली रिलीजियस लीडर थे, उन्होंने खुलकर विद्रोह किया था, और कहा था कि जहां जहां पर शिया मेजॉरिटी है, वहां पर स्पेशली इराक में जहां पे शिया मेजॉरिटी है, उनको देश में तख्ता पलट करना चाहिए। हमारे रेवोल्यूशन की वजह से, हमने जैसा रेवोल्यूशन लाया है, हमने जैसे बदलाव लाए हैं, विद्रोह किया है, वैसा ही विद्रोह ईरान के साथ साथ इराक में भी होना चाहिए। सद्दाम हुसैन का तख्ता पलट होना चाहिए। तो जब तख्ता पलट की बात करी, तो ईरान में सद्दाम खुद सुन्नी थे, तो इस बात को एक्सेप्ट कर पाना बहुत मुश्किल था। तीसरा प्रॉब्लम जो था वो था यहां पर बॉर्डर डिस्प्यूट में, यहां पर खुजेस्तान प्रोविंसेस जो बिल्कुल लास्ट वाला सेक्शन था, वहां पर भी इनका डिस्प्यूट चल रहा था, जिसको ये इंक्रीज करना चाहते थे, बॉर्डर को विलय करना चाहते थे, बढ़ाना चाहते थे। अब यहां पर जो अपना सेक्शन है, समुद्री पोर्शन है, इसको बढ़ाने की जो चाह थी, यहां पर एक रीजन और बढ़ा, क्या है? शैटल अरब वाटरवेज को समझने के लिए इधर दोबारा देखिएगा। यहां पर ये जो 2 नदी आ रही है, ये टिग्रिस नदी और ये यूफ्रेटिस नदी है, ये एंड में यहां पर जुड़ जाती है। एक तरफ अल बशर शहर होता है, और आगे चलकर ये जुड़ जाती हैं, और ये कॉमन बॉर्डर शेयर करती हैं। जब ये कॉमन बॉर्डर शेयर करती है, तो दोनों के जो अल बशर शहर पे ये कॉमन बॉर्डर शेयर करती है, तो एक तरफ यहां पर ईरान स्टार्ट हो जाता है, यहां पर इराक शुरू हो जाता है। इराक शुरू होता है, और यहां पर ऑयल का बहुत बड़ा सेक्शन है, किसका? इराक का, और ईरान का यहां पर बहुत बड़ा ऑयल का सेक्शन है। दोनों ही इस कॉमन रास्ते को अपनाते हैं और आराम से व्यापार करते हैं। दोनों में ट्रीटी हो चुकी थी, और इस ट्रीटी के अंदर बहुत साधारण तरीके से एक ही रास्ते को इस्तेमाल किया जा रहा था, जहां पे कोई डिस्प्यूट, झगड़ा नहीं था। जबकि इराक जो था ईरान के इस रास्ते को कब्जाना चाहता था। ईरान में रेवोल्यूशन हुआ। इस परिस्थिति के अंदर जो अपने आप को पावरफुल दिखाने के लिए सद्दाम की जो मेन रणनीति थी, वो यहां शुरू हो जाती है, और ईरान रेवोल्यूशन में माना जाता है कि इराक कमजोर हो गया। तो ईरान कमजोर कैसे हुआ, ये एक सवाल है, इसको हम यहां पे पूरा करते हैं।
सबसे पहली चीज, ईरान में ये साहब जो हैं वहां के डिक्टेटर बनते हैं और जिनकी वजह से इन्हें शाह बोला जाता है, तो इनकी वजह से दिक्कत आती है। इन्हें रजा शाह, रजा खान बोला जाता है। असलियत में सबसे पहली चीज क्या थी कि सिटीजन्स जो थे इनकी करप्ट प्रैक्टिस से परेशान हो चुके थे। अंधाधुन लोगों को मरवाने वाली परिस्थितियों से ये वहां के लोग परेशान थे, इनको राजा नहीं बनने देना चाहते थे। बहुत सारा पैसा आया और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के चमचे बन के रहे, पहले ब्रिटिश के फिर यूएसएसआर के, तो गवर्नमेंट के कारण इन्होंने बहुत सारा पैसा बर्बाद किया। जब दिक्कत आई तो ये सेंसरशिप का, सॉरी दोस्तों यहाँ स्पेलिंग गलत है, लेकिन क्या हुआ कि जब इनकी गवर्नमेंट के खिलाफ लोग उठने लगे तो इन्होंने मीडिया पर, न्यूज पर जो बाउंडेशंस लगानी शुरू कर दी कि कोई भी न्यूज बनेगी तो मेरे अनुसार बनेगी। इन्होंने धीरे धीरे करके वहां की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी थी सबको बैन कर दिया, पॉलिटिकल लीडर्स को उठाकर बंद करना शुरू कर दिया और बुरी तरीके से अपना डोमिनेंस फैलाना शुरू कर दिया। इस परिस्थिति के अंदर जब डोमिनेंस बढ़ा तो वहां पर इनके जो ये आयतुल्लाह जो खोमेनी है, मेन लीडर थे, इनको देश से भगा दिया। इनको पहले इराक में भगाया, याद रखिएगा, ईरान ने खोमेनी को इराक में भगाया। इराक में भगाने के बाद फिर इन्हें फ्रांस में भेजा और फिर फ्रांस से भी भगाया और फिर जाके खोमेनी साहब जो थे इंग्लैंड के अंदर जाकर कुछ समय छुपे थे। वहां पर पैसा आया, करप्ट गवर्नमेंट की वजह से एम्प्लॉयमेंट नहीं था, जीरो एम्प्लॉयमेंट था। दूसरी चीज क्या थी कि ईरान जो था एक मुस्लिम कंट्री था, यहां इस्लामाइजेशन होना था। इस्लामाइजेशन का मतलब इस्लाम का विस्तार होना था, लेकिन क्योंकि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस में थे तो जो यूनिवर्सिटीज बना रहे थे, जो सिस्टम बना रहे थे, वहां पर औरतों को भी पूरे अधिकार थे, बोलने का अधिकार था, वोट देने का अधिकार था। इवन दैट ईरान के अंदर ड्रेसिंग कल्चर बदल रहा था, औरतें गाड़ियां चला रही थी और ये चीज जो थी ये आयतुल्लाह खोमेनी को बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि माना जा रहा था कि भाई ये तो इस्लाम का विद्रोह है। अब अमेरिका विद्रोह के बाद क्या होता है, वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है। वर्ल्ड वॉर के अंदर जो इनका इन्फ्लुएंस होता है, धीरे धीरे बाकी कंट्री कमजोर होते हैं तो अमेरिका की तरफ इनका जो था रुझान बढ़ने लगता है। अब परिस्थिति बदल जाती है कि जैसे ही अमेरिका का इंटरफेरेंस बढ़ता है, यहां के स्टूडेंट्स और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं मिलकर विद्रोह करती हैं, इनको भगा देती हैं। ये भाग कर जाते हैं अमेरिका जाते हैं, जहां पर 1980 में इनकी डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद आयतुल्लाह खोमेनी सुप्रीम लीडर बनता है, अपने देश वापस आता है। वापस आने के बाद अपने देश में इलेक्शन करवाता है 4 महीने बाद, और इलेक्शन बनवाने के बाद ज्यादातर वोट लेता है और अपनी एक सरकार बना लेता है। सरकार बनाने के बाद ये खुद बनते हैं सुप्रीम लीडर। सुप्रीम लीडर का मतलब सारे अधिकारों को ये अपने अनुसार चला सकते थे, अगर कोई गलती है तो उसे बदल सकते थे। इस प्रकार के काफी सारे नियम इन्होंने बनाए। इन्होंने क्या किया, आते के साथ ही काफी सारे भड़काऊ भाषण देने शुरू कर दिए और सबसे ज्यादा भड़काऊ भाषण दिया डायरेक्ट इराक के लिए कि शिया यहां पर 64% शिया की पॉपुलेशन है और 64% पॉपुलेशन होने के बाद इराक के ऊपर से सद्दाम हुसैन का शासन गिरा देना चाहिए, किसी भी सुन्नी को शासन करने नहीं देना चाहिए। ऐसी कुछ स्टेटमेंट्स इन्होंने बोली, जिससे क्या हुआ, सद्दाम हुसैन भड़क गए और झगड़ा करने का मुद्दा मिल गया। सारे मुद्दे मिल गए। पहला डिस्प्यूट था, फिर दूसरा ये अपने आप को बढ़ाना चाहते थे, बढ़ाने के साथ साथ और भी काफी सारे विस्तार की नीतियां थी। तीसरा इन्होंने डायरेक्टली प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। वॉर शुरू हो जाता है दोस्तों, लड़ाई शुरू होती है 80 के अंदर और 88 तक बढ़ती चली जाती है। ये ऑरेंज वाला सेक्शन जो है ये इराक है और ग्रीन वाला सेक्शन जो है ईरान है। 1980 से लेकर 80 से 88 तक लगातार वॉर चलती है, बीच में रुक जाती है, फिर शुरू हो जाती है, फिर रुक जाती है, फिर शुरू हो जाती है। इस वॉर के अंदर 2 बातें समझ लीजिएगा, इराक को यूएसए का सपोर्ट था और इराक को यूएसएसआर का सपोर्ट था। अब आप कहेंगे दोनों कंट्रीज का सपोर्ट कैसे मिल गया भाई? हालांकि इन्हें फ्रांस का भी सपोर्ट था, जॉर्डन का भी सपोर्ट था और जॉर्डन के साथ साथ सऊदी अरेबिया का भी सपोर्ट था। क्यों सपोर्ट था, मैं कुछ पॉइंट्स बताता हूं, फिर वॉर पर आएंगे। सबसे पहली चीज अभी क्या हुआ कि ईरान के अंदर जब रेवोल्यूशन हुआ तो रेवोल्यूशन के अंदर क्या हुआ, ईरान ने
अपने शाह की, यानी कि जो डिक्टेटर था उसकी डिमांड करी। डिमांड अमेरिका ने पूरी नहीं करी तो इन्होंने एम्बेसी के 55 लोगों को प्लस वहां के स्टाफ को क्या किया, बंदी बना लिया। वहां के स्टूडेंट्स ने बंदी बना लिया था। अमेरिकन एम्बेसी के बंदों को ईरान में बंदी बना लिया और लगभग 444 दिन तक इन्हें आजाद नहीं किया गया। आजाद नहीं किया गया, इस बात को लेकर अमेरिका जो था बुरी तरीके से ईरान से चिढ़ा हुआ था। अमेरिका ईरान से चिढ़ा हुआ था तो जाहिर सी बात है कि अमेरिका कभी नहीं चाहता कि लड़ाई के अंदर किसी भी प्रकार से ईरान की जीत हो। इसीलिए अमेरिका खुलकर सपोर्ट कर रहा था। किसका कर रहा था? इराक का कर रहा था। तो चलो इराक में अमेरिका का सपोर्ट पता चल गया। यूएसएसआर की बात करें तो कोल्ड वॉर का ईरा चल रहा था और इराक और रशिया जो थे फुल सपोर्ट करते थे एक दूसरे को। तो जाहिर सी बात है भाई, दोस्त हैं तो सपोर्ट होगा। दूसरी बात ये, ईरान में जो गवर्नमेंट चल रही थी वो ईरान ने कम्युनिस्ट पार्टी को बैन कर दिया था और यूएसएसआर यानी रशिया जो था वो कम्युनिस्ट कंट्री था। वो चाहता था कि ईरान में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आए, लेकिन ईरान ने बैन कर दिया। ईरान ने बैन किया तो जाहिर सी बात है ये दोनों जो आ गए इराक के सपोर्ट में आ गए। ईरान ने यहां कम्युनिस्ट को बैन किया तो ईरान अब पड़ गया अकेला कंट्री। हालांकि ईरान को और छोटे मोटे कंट्रीज से सपोर्ट था लेकिन कुछ खास सपोर्ट नहीं था, कोई गिनती में उसकी नहीं थी। अब लड़ाई शुरू होती है 22 सितंबर 1980 को। इराक क्या करता है, शुरुआत कर देता है लड़ाई की। इराक लड़ाई करता है। लड़ाई में इसकी आर्मी, एयरफोर्स और जो भी सेक्शन से लड़ सकता था लड़ता है और लड़ते लड़ते 400 मील आगे, किलोमीटर नहीं कह रहा हूं, मील कह रहा हूं, मील तक ये आगे बढ़ जाता है और बढ़ने के बाद ईरान की जो प्रोविंसेस है खुजेस्तान, यहां पर अपना पूरा कंट्रोल बिठा लेता है। 400 किलोमीटर कैसे बढ़ जाता है भाई? अभी तो ईरान जो था मुश्किल से पनपा था, लॉन्ग ड्यूरेशन से प्रॉब्लम्स चल रही थी, सपोर्ट किसी देश का है नहीं, हथियार इनके पास है नहीं, तो आसानी से लड़ाई बढ़ गई। जबकि इराक के पास सारी सपोर्ट थी। सद्दाम हुसैन जो सोच रहा था कि वहां के अरब्स जो हैं वो इनकी सपोर्ट करेंगे, अरब्स ने वहां पे इनकी सपोर्ट नहीं करी। जो इराक के अंदर सद्दाम हुसैन था वो चाहता था कि भाई अरब सपोर्ट करें, लेकिन सपोर्ट करने की जगह उन्होंने अपने देशभक्ति दिखाई और इन्होंने ईरान की जो रेवोल्यूशनरी गार्ड की आर्मी है उसको क्या किया, ज्वाइन कर लिया और लड़ने लगे इराक से। तो इसमें सद्दाम हुसैन को थोड़ा सा नुकसान हुआ, लेकिन नवंबर आने तक इस्लाम के जो वॉलंटियर्स हैं उन्होंने 2 लाख की तादाद में आगे बढ़ते चले गए। लड़ाई जो चली बहुत गंदी चली, बहुत बुरी तरीके से ईरान में लोग मारे जा रहे थे क्योंकि हथियार नहीं थे और युद्ध की कला भी नहीं थी, ट्रेनिंग भी नहीं थी। वॉर को 1981 में स्टेलमेंट किया गया, रोका गया। 1982 की बात आती है, 1981 में वॉर स्टेल होती है, रुक जाती है। 82 के अंदर अब ईरान को मौका मिल जाता है संभलने का। ईरान कहता है कि ह्यूमन वेव्स की तरह इकट्ठे हो, अपने देश को बचाना है, जैसे मर्जी करके तुम्हें बस आगे बढ़ना है, तोड़फोड़ करनी है, मारना है, जितने भी हथियार है उनका इस्तेमाल करो। तो होता क्या था कि 100-200 लोग एकदम भीड़ में आते थे और उनके पीछे छिपके 100-200 लोग आते थे। आगे 100-200 जो होते थे वो गोली खाकर ज्यादा से ज्यादा खड़े रहने की कोशिश करते थे और मारे जाते थे। पीछे से जो 400 लोग होते थे वो अटैक करते थे और बुरी तरीके से ह्यूमन वेव्स आती थी, क्योंकि भाई ईरान की आबादी बहुत ज्यादा थी। तो आबादी का ध्यान रखते हुए ये आगे लड़ते गए और यहां से जब इन्होंने लड़ना शुरू किया तो इराक की आर्मी पीछे हटने लगी। इराक की आर्मी के पास सब कुछ होने के बाद भी असल में ये देश की जो गवर्नमेंट थी, ये लोग रिलीजियन पर उतर आए थे, धर्म की लड़ाई ले ली थी और अब तो भाई मरना मारना चालू हो गया, मरना मारना चालू हो गया। इधर से सद्दाम की जो आर्मी थी पीछे खींचने लग गई। इस बीच में सद्दाम की जो आर्मी थी दोबारा से अपने बॉर्डर में आ गई। अब दोबारा से बॉर्डर पर वापस आ गई, यानी कि ईरान और इराक दोनों अपने अपने बॉर्डर पर 82 के अंदर लड़ते भिड़ते फिर वापस आ गए।
अब जो था 20 जून 1982 को सद्दाम हुसैन ने सीज फायर का एक रिक्वेस्ट टाइप से किया कि भाई सीज फायर करते हैं, लड़ाई नहीं लड़ते, दोनों अपने बॉर्डर पर आ गए, अब चलो शांति से बैठ जाते हैं। अब आयतुल्लाह खोमेनी जो होते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत गुस्सा होता है और सद्दाम हुसैन क्योंकि सुन्नी है तो उसको गिराना जरूरी है, अब वो थोड़े से अपनी लेवल से ऊपर कूद जाते हैं और कहते हैं कि अब तो लड़ाई तब खत्म होगी जब सद्दाम हुसैन को सत्ता से गिरा दिया जाएगा और सुन्नी गवर्नमेंट की जगह शिया की सरकार बनेगी। बात इधर रुकती नहीं है, लड़ाई फिर से बढ़नी शुरू हो जाती है। अब वहां पर तो पहले इराक घुसा था ईरान में और काफी मील तक आगे चला गया, उल्टा हो गया भाई, ईरान घुसने लग गया अब एरिया के अंदर। ईरान ने जो शुरुआत करी बसरा शहर से शुरुआत करी और बसरा शहर के अंदर क्रॉस करते करते आगे बढ़ते चले गए। ईरान के पास इतने एम्यूनाइजेशन नहीं थे, लेकिन जितने थे उनमें बहुत तेजी से ये आगे बढ़ रहे थे। सद्दाम हुसैन घबरा गया, घबराने के बाद उसने उसी केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल किया जो उसने तुर्कों के खिलाफ किया था और तुर्कों के खिलाफ कुर्दों के खिलाफ कुर्द जो इसके जो थे विद्रोही थे उनके खिलाफ किया था। इसने वही केमिकल वेपन छोड़े और ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारना शुरू कर दिया और यहां से लोग पीछे घटने शुरू हो गए। यहां पर एक और चीज भी हो गई, इन्होंने क्या किया, यहां के लोग जो थे जमीन के अंदर चूहों के बिल बनाकर, वही जैसे यहां पर अलग अलग देशों में लड़ाई के अंदर क्या करते हैं, जमीन के अंदर गड्ढा खोद कर वहां से लड़ते हैं और पता नहीं चलता, सुरंगें बना ली थी। अब जब सुरंगें बना ली थी तो वियतनाम वाली लड़ाई पर ये उतर आए और यहां पर इराक के अंदर जब गड्ढे बनाकर जमीन पर रहने लगे तो ईरान के लोगों को पता नहीं था कहां पे सुरंग है, कहां पे दलदली एरिया है, कहां पे मार्शेस है, तो ये लोग उसी में फंसकर मरने लगे। उस परिस्थिति में ईरान ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया, ईरान ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया। दोनों देशों की जो प्रॉब्लम थी बढ़ती जा रही थी। अब बढ़ती जा रही थी तो फिर से विश्व शक्तियों को लगने लग गया कि भाई इस वॉर का कोई अंत नहीं है, इस वॉर का अंत नहीं है। तो यूएस ने कहा था कि जैसे मर्जी करके ईरान को हराना है, हम तुम्हारी फुल सपोर्ट में हैं। तो इधर से चीन, नॉर्थ कोरिया जो हैं, ये भी बेसिकली मदद के लिए आगे आए। ये ईरानियंस को क्या कर रहे थे, हथियार प्रोवाइड कर रहे थे। लड़ना खुद नहीं है, दूसरों से लड़वाना है, लेकिन हम सिर्फ मदद करेंगे। अब क्या हुआ, इस बीच में बहुत सारे मेजर अटैक्स हुए, आपस में लड़ाई झगड़े बढ़े, कभी वो इधर कभी ये इधर। 40 मील बसरा से ये रास्ता जीत जाते हैं, ईरान इराक में घुस जाता है और लड़ाई बढ़ती जाती है। अब यहां पर थोड़े टाइम के लिए फिर से लड़ाई पर होल्ड आ जाता है, दोनों अपने अपने बॉर्डर पर ही हैं, ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाए। सिर्फ 40 मील की बात आई तो कोई बड़ी बात नहीं। अब क्या होता है, गुस्सा आ जाता है, झगड़ा जो था अब बढ़ता है, क्योंकि तेल के टैंकर तो अभी भरे ही जा रहे थे, तेल के टैंकर अभी रुकने थे नहीं। तो जो था स्प्रिंग का मौसम था 1984 के अंदर, वॉर में फिर से एंटर होती है और इराक जो होता है परेशान होता होता पर्सियन गल्फ पर जो इनके ऑयल के टैंकर होते हैं उन पर अटैक कर देता है। लेकिन ये भूल जाता है कि इसके खुद के ऑयल टैंकर भी वहीं पर ही हैं। ईरान बदले में क्या करता है, एक तरफ तो अटैक करता है, दूसरी तरफ जो वो रास्ता है ना हार्मोस वाला, स्ट्रेट ऑफ हार्मोस, वहां पे रास्ता रोक देता है। ना तो कोई जहाज जाएगा ना आएगा, रास्ता बंद कर देता है और जबरदस्त लड़ाई बढ़ती जाती है। इधर से यूएस के भी कुछ सारे नुकसान होते हैं, ऑयल की लाइंस कट ऑफ हो जाती हैं, अदर देशों को अब तेल की सप्लाई बंद होने लग जाती है। इस बीच में झगड़े के अंदर गलती से ईरान की जो जहाज थे वो गलती से अमेरिका और बाकी शिप्स पर भी अटैक करने लग जाते हैं। तो इस बीच में पानी के जहाज अलग अलग देशों के पानी के साथ साथ ऊपर से फाइटर प्लेन्स भी चल रहे होते हैं कि गलती से पंगेबाजी हुई तो उसको बढ़ा दिया जाएगा, अटैक कर दिया जाएगा। इस बीच में 546 शिप के सिविलियंस मारे गए अटैक के अंदर, 430 मर्चेंट सीमेंस मारे गए इस टैंकर वॉर के अंदर, लेकिन किसी बड़े जहाज के नुकसान की कोई खबर नहीं आई। लड़ाई 1987 लड़ाई काफी आगे तक पहुंच गई। अब आगे बात आती है, उस समय का प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम क्या था भाई, लड़ाई बढ़नी थी। अब लड़ाई बढ़ती है
जमीनी विवाद पर। बीच में थोड़े दिन स्टेलमेंट रहता है, झगड़ा रुक जाता है, लगातार लड़ाई नहीं होती, रुकते हैं फिर ताकत तैयार करते हैं, फिर रुकते हैं फिर ताकत तैयार करते हैं। तो ये तरीका था। अब जमीन की लड़ाई फिर से बढ़नी शुरू हो जाती है। जमीन की लड़ाई लड़ते हैं, काफी ज्यादा बुरी तरीके से जो दिखता है उस पर मारते हैं। इधर से ईरान जो होता है पूरी तरीके से मिसाइल्स का अटैक करता है और शहरों पर गिराना शुरू कर देता है। जब शहरों पर गिराता है तो इराक को लगता है कि ईरान में मिसाइलें जब शहरों पर गिरेंगी तो वहां के लोग घबरा कर हार मान लेंगे। लेकिन जो इनके जो बेसिकली खोमेनी साहब होते हैं, आयतुल्ला खोमेनी, ये लोगों को कहता है कि तुम्हारे अब वजूद की लड़ाई, तुम्हारे धर्म की लड़ाई है, तो तुम शांत कैसे बैठ सकते हो। तो लड़ाई और ऑफेंसिव हो जाती है और ज्यादा तेजी से भड़क जाती है, लोग पूरी ताकत से लड़ते जाते हैं। बीच में काफी बार जो होता है इन्हें पीस ट्रीटी के लिए बोला जाता है कि भाई शांति बरत लो, कोई झगड़ा मत करो। इस बीच में अलग अलग तरीके से लड़ाई बढ़ाई जाती है। खोमेनी साहब जो है उल्टे सीधे जहर घोलने के काम करते हैं और दोनों तरफ से डिमांड जो होती है एक दूसरे की बढ़ती जाती है कि हमें ये चाहिए तो हम डिमांड, हालांकि एग्जैक्टली वो कोई डिमांड नहीं होती, लेकिन वही चीज है कि बस झगड़ा शांत कराना था। अब आ जाती है झगड़े के एंड की बारी। ईरान जो है एक्सेप्ट करता है पीस ट्रीटी को, अयातुल्ला खान जो है रिजेक्ट करते हैं 82 के अंदर कि भाई हम ये बात नहीं मानते। 8 साल लड़ाई चलती है, एंटी बैलम स्टेटस क्यों चलता है कि दोनों तरफ कभी लड़ाई शांत हो जाती, कभी झगड़ा हो जाता है, इस तरीके से कोई रोक रुकावट नहीं आती। ईरान में 5 लाख से 10 लाख लोग मारे जाते हैं, जिसके अंदर सोल्जर्स भी होते हैं, जबकि 3 लाख इराकी मारे जाते हैं। इराक इसलिए कम मारा जाता है क्योंकि इनके पास हथियार होते हैं और सामने वाले निहत्थे लड़ रहे होते हैं। इस डिवास्टेशन के अंदर बहुत ज्यादा नुकसान होता है। कुर्दिश जो होते हैं इनको भी बुरी तरीके से मार दिया जाता है। 1 लाख के आसपास कुर्दिश भी अपने ही देश के सद्दाम हुसैन मार देता है, क्योंकि कुर्दिश जो होते हैं ईरान की सपोर्ट कर रहे होते हैं और इराक के खिलाफ लड़ रहे होते हैं। तो इस बात से भी जो था 1 लाख लोग, जो इराक के 3 लाख थे उनमें से 1 लाख के आसपास कुर्दिश भी थे। 1980 से 1988 के बीच में ये लड़ाई चली, फिर शांत हुई। शांत होने के बाद बीच में एक ड्रॉ क्रिएट किया गया ताकि आपस का जो क्लैश है वो समाप्त हो सके। अब जो बात आती है, क्लैश समाप्त हुआ, झगड़ा समाप्त हुआ। अब सबसे बड़ी बात यह कि झगड़ा समाप्त होने के बाद अब इनका रिजल्ट क्या था, रिजल्ट समझते हैं। रिजल्ट जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि भाई लड़ाई 8 साल 10 साल चली, 8 साल चली है, इतना पैसा, इतना नुकसान, हजारों या लाखों लोग मारे गए, तो इसका बेनिफिट क्या हुआ, रिजल्ट क्या निकला। सबसे पहला बात करते हैं ईरान की। भाई ईरान चाहता था सद्दाम की सरकार गिर जाए, सद्दाम की सरकार नहीं गिरी। सद्दाम की सरकार नहीं गिरी यानी कि उनका पहला मोटिव पूरा नहीं हुआ। दूसरा मोटिव क्या था कि सद्दाम की सरकार गिरने के अलावा इनकी टेरिटरी को बढ़ाना, अपने अरब के अंदर शिया गवर्नमेंट को लाना, जो कि पूरा नहीं हुआ। अब पूरा नहीं हुआ तो यहां पे प्रॉब्लम रुक जाती है। अब बात आती है इराक की। इराक का क्या डिसीजन था, इराक चाहता था कि लैंड को बढ़ाया जाए, अपना लैंड ज्यादा से ज्यादा जो ईरान का है वो कवर किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, दोबारा से आकर वहीं पर टिक गए। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी कि सद्दाम चाहता था कि जो डोमिनेंस बढ़े ईरान के अंदर, नहीं बढ़ पाया, सेम उसी जगह पर वापस आकर रुक गए। ईरान के डोमिनेंस को बढ़ाने की जगह ये और क्या चाहता था कि उसका जो बाकी जो शहर हैं उनको कंट्रोल किया जाए, नहीं हो पाया। तो कोई बेनिफिट नहीं हुआ, दोनों तरफ से लड़ाई जो थी कोई भी नहीं जीता, सपोर्ट बेकार गया, पैसा बेकार गया, दोनों के दोनों देश एक लॉन्ग ड्यूरेशन तक पीछे चले गए। ईरान पर 35 साल का सैंक्शन लगा दिया अंग्रेज यानी कि यूएसए गवर्नमेंट ने, क्योंकि उनके बंदों को इन्होंने वो कर रखा था, होस्टेज बना लिया था। इराक पर भी काफी सारे सैंक्शंस लगे लड़ाई झगड़े को देखते हुए और परिस्थितियां सेम बनी रही। अब ये परिस्थितियां बनने के बाद असलियत के अंदर जो लड़ाई थी 1988 के अंदर समाप्त तो हुई, लेकिन दोनों तरफ किसी से कोई रिजल्ट नहीं मिला। रिजल्ट नहीं मिला तो ये रिजल्ट ना मिलना भी कहीं ना कहीं दूसरी लड़ाई की शुरुआत थी। तो यहां पर सद्दाम हुसैन और ईरान की जो लड़ाई थी यहां पे समाप्त होती है। हमने सारे पॉइंट्स क्लियर किए, आशा करते हैं आपको सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। दोस्तों शेयर करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि हम भी मोटिवेटेड रहें और आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग इतिहास की वीडियोस लाते रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।